गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भौतिक विज्ञान में। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने तथा चिंगारियों देखने को अनुभव होगा। जब भी शुष्क मौसम हो और आप स्वेटर और संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारेंगे तो आपको कैसी आवाज़ सुनाई देगी? चट चट की। और चिंगारियों का भी अनुभव हो सकता है। महिलाओं के वस्त्रों जैसे पॉलिएस्टर साड़ी के साथ तो ऐसी घटना होना अनिवार्य ही होती है। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया? स्पष्टीकरण मतलब क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देता है। विद्युत जो विसर्जन है उसका एक उदाहरण होता है जब आकाश में गर्जन होती है ना, बादलों की बिजली जब कड़कती है उसको। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना, मतलब क्या होते हैं कि हमारे शरीर से होकर वैद्युत आवेश बहते हैं जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने यह भी अनुभव सुना होगा कि वैद्युत आवेश, स्तर वैद्युत बोलते हैं जिसे, के उत्पन्न होने के कारण है ये। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्तर से तात्पर्य वह सब कुछ है जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गति में नहीं होता। स्तर से क्या मतलब है? जो समय के साथ ना तो परिवर्तित होगा और ना ही गति की अवस्था को प्राप्त होगा। स्तर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्तर आवेशों द्वारा उत्पन्न जैसे बल, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अब क्या होता है बच्चों? वैद्युत आवेश। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित। ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। जो थेल्स थे ग्रीस देश के, उन्होंने यह खोज की थी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? एम्बर। उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को क्या कर लेते थे? आकर्षित। आप इस प्रकार के प्रभाव का अनुभव अपने घर पर निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा कर सकते हैं। सफ़ेद कागज की लंबी पतली पत्तियां काटकर उन पर धीरे से इस्त्री कर दीजिए। इस्त्री मतलब क्या होता है? प्रेस कर दीजिए। इन पट्टियों को टेलीविज़न के पर्दे अथवा कंप्यूटर के मॉनिटर के निकट आप ले जाइए। आप देखेंगे कि पट्टियों पर्दे की ओर क्या हो जाती हैं? आकर्षित हो जाती हैं। वास्तव में कुछ क्षण तक पर्दे से चिपकी ही रहेंगी। यह भी परीक्षित किया जाता है कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़ों से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास ले आएं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ऊन की वे लड़ियां अथवा रेशम के कपड़े, वह टुकड़े जिनसे इन छड़ों को रगड़ा जाता है, वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। परंतु कांच की छड़ तथा ऊन को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित जो एक दूसरे को आकर्षित करें अपने, और प्रतिकर्षित जो एक दूसरे से दूर हटें। इस प्रकार बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी परंतु समूर को आकर्षित करेंगी। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ों को आकर्षित करेंगी तथा सिल्क अथवा ऊन कांच की छड़ों को रगड़ा गया था उसे प्रतिकर्षित करेंगी। कांच की छड़ समूर को भी प्रतिकर्षित करेगी। और वो कह रहा है, जैसे यहाँ इन्होंने दे रखा है रेशम का धागा लिया, कांच की छड़ ली, या इन्होंने रेशम का धागा प्लास्टिक की छड़ ली, इन्होंने रेशम का धागा और प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ ली। अब आप देखो कि कहीं कहीं पर तो दोनों में धनात्मक आवेश है, कहीं कहीं पर दोनों में ऋणात्मक आवेश है, और कहीं कहीं पर क्या है? दोनों में, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो अगर विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, वो दूर भागेंगे एक दूसरे से। अब क्या होता है बच्चों? यदि समूर से रगड़ी गई किसी प्लास्टिक की छड़ को रेशम अथवा नायलॉन के धागों से लटकी हुई दो छोटी सरकंडे की गोलियों, आजकल हम पॉलीस्टीरीन की गोलियों
का भी उपयोग कर सकते हैं, से स्पर्श करा दे तो ये गोली एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, जैसा कि चित्र 1.1D में दिखाया गया है। उसी तरीके से तथा स्वयं छड़ से भी प्रतिकर्षित होती हैं। यही प्रभाव उस समय भी दिखाई देगा जब सरकंडे की गोलियों को रेशम से रगड़ी कांच की छड़ को स्पर्श करते हैं। यह एक नाटकीय प्रेक्षण है कि कांच की छड़ से स्पर्श की हुई सरकंडे की गोली दूसरी प्लास्टिक छड़ से स्पर्श की गई सरकंडे की गोली को आकर्षित करती है। वर्षों के प्रयास तथा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयासों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो पाए हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानी पूर्ण अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक राशि होती है, क्या होती है कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं, और वह केवल दो प्रकार के ही हो सकते हैं। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की छड़, रेशम समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युत में हो गए हैं। रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। सरकंडे की गोलियों पर किए गए यह प्रयोग सुझाएंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। हम यह पाते हैं कि सजाते आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजाते आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ये प्रयोग यह भी प्रदर्शित करता है कि स्पर्श करने पर आवेश छड़ से सरकंडे की गोलियों में स्थानांतरित हो जाता है। आवेश क्या होगा, छड़ से सरकंडे की गोली में चला जाएगा। यह कहा जा सकता है कि सरकंडे की गोलियों द्वारा स्पर्श द्वारा विद्युतमय अथवा आवेशित होती हैं वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है क्या कहलाता है, आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है। अब वो कह रहा है कि जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करेगी, क्या करेगी, आवेश अर्जित करेगी, तथा रेशम एक दूसरे के आवेश अर्जित करता है। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्युत में होने के कारण परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युत में कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाएं जिससे उसे रगड़ा गया था तो वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित नहीं करते, ये विद्युत में होने पर कर रहे थे। अब है इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर होता है। इन प्रेक्षणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक कहा। हम जानते हैं कि जब हम किसी धनात्मक संख्या को उसी परिमाण की ऋणात्मक संख्या से जोड़ेंगे तो योगफल शून्य हो जाएगा। आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक मान देने के पीछे यही तर्क रहा होगा। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है और वह वस्तु विद्युत में अथवा आवेशित कही जाती है, जब उस पर कोई आवेश नहीं होता उसे अनावेशित कहते हैं बच्चों। अब होता है विद्युत अथवा चुंबकत्व का एकीकरण। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व पृथक विषय समझे जाते थे। विद्युत के अंतर्गत कांच की छड़ों, बिल्ली के सैमूर, बैटरी, तड़ित आदि के आवेशों पर चर्चा होती थी, जबकि चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबकों, लोहे छीलन, चुंबकीय सुई आदि में अन्योन्य क्रिया का वर्णन किया जाता था। सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने यह पाया कि सुई के निकट रखे तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। यह कब पाया गया था, 1820 में। डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने, एम्पियर तथा फैराडे ने इस परीक्षण को यह कहकर पोषण किया कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं तथा गतिशील चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व में एकीकरण तब स्थापित हुआ बच्चों जब स्कॉटलैंड के भौतिकविद मैक्सवेल तथा हॉलैंड के भौतिकविद लोरेंज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने यह दर्शाया बच्चों कि ये दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को वैद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। हमारे चारों ओर की अधिकांश परिघटनाओं की व्याख्या वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत की जा सकती हैं। वस्तुतः वे सभी बल
जिनके विषय में हम विचार करते हैं, जैसे घर्षण, पदार्थ को संयोजित रखने के लिए उनकी परमाणुओं के बीच लगने वाले रासायनिक बल, यहाँ तक कि सजीवों की कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले बलों को का उद्भव भी वैद्युत चुंबकीय बलों से हुआ। वैद्युत चुंबकीय बल प्रकृति के मूल बलों में से एक होते हैं। मैक्सवेल ने 4 समीकरण प्रस्तुत किए बच्चों, जिनकी क्लासिकल वैद्युत चुंबकत्व में वही भूमिका है जो यांत्रिकी में न्यूटन की गति की समीकरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियमों की है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया बच्चों कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय होती है और इसकी चाल केवल वैद्युत तत्व चुंबकीय मापों द्वारा मापी जा सकती है। और उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक के विज्ञान तथा विद्युत एवं चुंबकत्व में प्रगाढ़ संबंध है। विद्युत एवं चुंबकत्व का विज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिकी सभ्यता की नींव है। विद्युत शक्ति, दूरसंचार, रेडियो और टेलीविजन तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली विस्तृत प्रकार की प्रायोगिक युक्तियां इस विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। यद्यपि गतिशील आवेशित कण विद्युत अथवा चुंबकीय दोनों बलों पर आरोपित करते हैं, परंतु ऐसे निर्देश फ्रेम जिसमें सभी आवेश विराम में हो, आरोपित बल केवल विद्युत बल होते हैं। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल दीर्घपरासी बल हैं। इसका प्रभाव वहाँ भी अनुभव करते हैं जहाँ अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, क्योंकि यह बल अन्योन्य क्रिया करने वाले पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार घटता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये देख सकेंगे कि विद्युत बल भी उतना ही व्यापक है तथा वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में परिणाम की कोटि कई गुना प्रबल है। आवेशों की उपस्थिति के संचूषण के लिए एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। इसमें एक बॉक्स में धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर क्या होता है, सोने के वर्ग की 2 पट्टियां बंधी होती हैं। ठीक है, एक सरल उपकरण क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है और जिसके निचले सिरे पर सोने के वक्र की 2 पट्टियां होती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये दिखाया गया है स्वर्णपत्र। ठीक है, कांच की खिड़की। अब जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वक्रों पर आ जाएगा और वे एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। अब आवेश जितना अधिक होगा, वक्रों के निचले सिरों के बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखो विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी और बी में दिखाया गया है सरल विद्युतदर्शी की रूपरेखा। अब क्या होता है बच्चों कि विद्यार्थी नीचे बताए गए सरल सूक्ष्म विद्युतदर्शी बना सकते हैं। ठीक है, पर्दे लटकाने वाली एल्युमिनियम की ऐसी बारीक छड़ लीजिए जिसके दोनों सिरों पर गोले हों। ठीक है, इसमें लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा इस प्रकार काटिए जिससे छड़ का एक सिरा चपटा और दूसरा सिरा गोल बना रहे। ठीक है, वह इतनी बड़ी बोतल लीजिए जिसके मुंह पर कार्क लगाकर उसे कार्क में छेद करके चित्र में दर्शाए गए अनुसार इस छड़ को फिट किया जाए। ठीक है, छड़ का गोला वाला सिरा बोतल के बाहर, ठीक है, और तथा कटा सिरा बोतल के अंदर रखेंगे। लंबा पतला एल्युमिनियम पत्र लगभग 6 सेंटीमीटर का लेकर इसके बीच में मोड़िए और इस छड़ के चपटे सिरे पर सेलुलोज टेप के साथ जोड़ दीजिए नीचे वाले सिरे पर। ठीक है, जैसे इन्होंने अलग से दिखा रखा है ना, ये ऐसे। अब इस प्रकार आपके विद्युतदर्शी के पत्र बन जाते हैं। अब कार्क को बोतल में इस प्रकार फिट कर दीजिए कि छड़ का गोले वाला सिरा कार्क से लगभग 5 सेंटीमीटर बाहर निकला रहे। बोतल के भीतर एक कागज का पैमाना पहले वाले से ही पत्रों की पृथकता को मापने के लिए लगाया जा सकता है। पत्रों की पृथकता विद्युतदर्शी पर आवेश की मात्रा की एक माप होती है। यह समझने के लिए विद्युतदर्शी किस प्रकार कार्य करता है, सफ़ेद कागज की वह पट्टियां लीजिए जिनका उपयोग हमने आवेशित वस्तुओं द्वारा आकर्षण देखने के लिए किया था। पट्टी का आधा सिरा मोड़िए ताकि पट्टी पर मोड़ का निशान बन जाए। पट्टी को खोलिए। इस प्रकार चित्र 1.3 में दर्शाए गए पर्वतीय मोड़
बनाकर हल्की इस्त्री कीजिए। इस मोड़ पर चुटकी भरकर पकड़िए। आप यह पाएंगे कि दोनों अग्रभाग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि इस्त्री करने पर पट्टी क्या हो जाती हैं, वो आवेश को अर्जित कर लेती हैं। जब आप पट्टी को आधा मोड़ेंगे तो दोनों अर्धभागों पर सजातीय आवेश हो जाता है समान आवेश, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पत्र विद्युत दर्शी में भी यही प्रभाव दिखाई देता है। पर्दे की छड़ के गोले को विद्युत में वस्तु से स्पर्श कराने पर पर्दे की छड़ पर आवेश स्थानांतरित होकर उसके दूसरे सिरे पर जुड़े एल्युमिनियम पत्रों पर पहुंच जाता है। पत्रों के दौरान अर्धभाग सजातीय आवेश अर्जित करने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। पत्रों की अपसारिता द्वारा उन पर आवेश की मात्रा सुनिश्चित हो जाएगी। आइए अब पहले यह समझते हैं कि द्रव्य से बनी हुई वस्तुओं जो होते हैं वो क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। सभी पदार्थ परमाणु अथवा अणुओं से बने होते हैं, ये हम जानते हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्य वैद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होते हैं, परंतु उनके ये आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं के साथ एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद को आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबंध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति कैसी होती है, वैद्युतीय है, और यह आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों से उत्पन्न होती है। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। अब वो कह रहा है बच्चों कि किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उसमें एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। जब हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो वह सदैव इस आवेश के आधिक्य अथवा अभाव का उल्लेख करती है। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबंध होने के कारण वे आवेश हो जाते हैं जो एक से दूसरे में चले जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी कर सकते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाएंगे। इस प्रकार छड़ जो है वो धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाएगा। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होती है बच्चों, और केवल वस्तु के कम कसकर आबंध इलेक्ट्रॉन ही रगड़कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं बच्चों। इसलिए जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तुएं कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती हैं। इसलिए जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तुएं आवेशित कही जाती हैं, और यही कारण होता है कि रगड़ द्वारा वस्तुओं पर आए आवेश को दर्शाने के लिए हम पदार्थों के कुछ निश्चित युगलों तक ही अटके रहना पड़ता है। अब बच्चों, चालक तथा विद्युत रोधी, हाथ में पकड़ी गई धातु की छड़ ऊन से रगड़ने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाती, परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक को हैंडल लगाया जाए और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया तो वे आवेशित होने का संकेत देती है। अब मान लीजिए किसी तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ दें और दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक छड़ से जोड़ दें, तो हम ये पाते हैं कि सरकंडे की जो गोली होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी, और यदि इस प्रयोग को नायलॉन के धागे अथवा रबड़ के छल्ले के साथ दोहराएं तो प्लास्टिक की छड़ से सरकंडे की गोली में कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होता। छड़ से गोली में आवेश के स्थानांतरण न होने के क्या कारण हैं? कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रभावित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रभावित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे विद्युत आवेश होते हैं जो पदार्थ के भीतर के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। सही है। धातुएं मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक होती हैं। कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश धातुएं अपने में से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांशतः ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक वर्ग में आते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर क्या होता है बच्चों, फैल जाता है। जब कुछ आवेश होगा किसी चालक पर स्थानांतरित होगा वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसके विरुद्ध जब कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे तो वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है, यह आप अगले अध्याय में सीख लेंगे।
पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करना अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित नहीं होती। धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में आ जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु अथवा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। जब हम किसी विद्युत आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो इसके अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक विद्युत द्वारा उत्पन्न करने के भूमि में चला जाता है। आवेशों के भूमि के साथ बंटने की इस क्रिया को भू-संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं? भू-संपर्कण कहते हैं। भू-संपर्कण विद्युत परिपथों एवं अनुप्रयुक्त की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाड़ा जाता है तथा इस प्लेट से मोटे तारों को निकालकर भवनों में इन तारों का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट भू संपर्कण के लिए किया जाता है। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं। एक होता है विद्युन्मय तार, उदासीन तार और भू संपर्क तार। इनमें से पहले 2 तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्ति तक ले जाते हैं और तीसरा तार भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। विद्युत अनुप्रयुक्तियां जैसे विद्युत इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन के धातु के आवरण भू संपर्क तार से जोड़े जाते हैं। परिपथ में कोई त्रुटि होने पर अथवा विद्युत में तार का धातु के आवरण से स्पर्श होने पर आवेश भूमि में प्रभावित हो जाता है। इन अनुप्रयुक्तियों का कोई हानि नहीं होती तथा मनुष्य को कोई क्षति भी नहीं होती। यदि भू संपर्क तार नहीं हो ना तो क्षति पहुंचना, दुर्घटना होना अप्राय हो जाता है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। अब देखिए ए बी, प्रेरण द्वारा आवेशन। जब हम किसी सरकंडे की गोली से किसी आवेशित प्लास्टिक छड़ को स्पर्श करते हैं तो छड़ का कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाएगा और वे आवेशित हो जाएगी। इस प्रकार सरकंडे की गोली संपर्क द्वारा आवेशित होती है, तब यह प्लास्टिक छड़ से प्रतिकर्षित होती है तथा कांच की छड़ जो विजातीय आवेशक को आकर्षित करेगी। परंतु कोई विद्युत में छड़ हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है, यह प्रश्न का उत्तर भी हमें अभी तक नहीं मिला। क्या होता है बच्चों? आइए हम ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी स्टैंडों पर यह चित्र 1.4a देखिए, ये रहा। इसमें क्या विद्युत रोधी स्टैंडों पर 2 धातु के गोले ए व बी दर्शाए गए हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाए गए। क्या होता है? एक धनावेशी छड़ इन गोलों में से किसी एक के निकट लाई गई है, धनावेशी छड़ लाई गई है। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, लाई गई तथा यह सावधानी बरती है कि छड़ गोले से स्पर्श ना हो पाए। ये देखेंगे कि छड़ को गोले से स्पर्श नहीं करना। गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ को आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित होते हैं। गोले बी के पिछले पृष्ठ पर धनावेश का आधिक्य हो जाता है। क्या होगा? या इस पर ऋणावेशित हो जाता, जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ भी आकर्षित होगा, तो ये अपना धनावेश जो है वो बी को दे देगा या फिर उस पर आधिक्य हो जाएगा या ज़्यादा आ जाएंगे। तो दोनों पृष्ठों के आवेश धातु के गोलों में आबद्ध रहते हैं, पलायन नहीं कर पाते। वे पृष्ठों पर चित्र 1.4b में दर्शाए अनुसार रहते हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया। अब गोले ए के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश का आधिक्य तथा गोले के दाएं पृष्ठ पर क्या हो गया? धनावेश का आधिक्य हो गया। गोले के सारे इलेक्ट्रॉन ए के बाएं पृष्ठ पर संचित नहीं होते। जैसे ही गोले ए के बाएं पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन एकत्र होना शुरू होते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, इसलिए वो सारे नहीं होते। ठीक है, कुछ ही छड़ों में छड़ के कारण क्रिया तथा संचित आवेशों के कारण प्रतिकर्ष के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि चित्र 1.4 जो है वो साम्यावस्था अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, कि कौन कहाँ रहेगा। अब क्या होता है? इस प्रक्रिया को आवेश का क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरण। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसमें क्या होता है? साम्य स्थापित हो जाता है। यह लगभग तात्कालिक है, जब तक कांच की छड़ गोले के निकट रहेगी तब तक रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। ठीक है, संचित आवेश पृष्ठ पर रहता है। यदि छड़ को हटा ले तो आवेशों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वे अपने उदासीन अवस्था में वापस आ जाएंगे। चित्र 1.4c में देखो। अब सी में क्या होता है बच्चों? कि दर्शा अनुसार कांच की जो छड़ होती है को बाएं गोले के निकट रखते हुए दोनों गोले को एक दूसरे से पृथक कर दीजिए। ऐसा करने पर दोनों गोले विजातीय आवेशों द्वारा आवेशित होकर एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कर लिया। अब छड़ को हटा दीजिए। गोलों पर आवेश चित्र 1.4d के अनुसार स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। अब दोनों गोलों के बीच
पृथक्करण अधिक कीजिए। ऐसा करने पर चित्र 1.4 ई में दर्शाए गए के अनुसार आवेश गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया में धातु के गोले आवेशित हो जाते हैं। धनावेशित कांच की छड़ के आवेश की कोई क्षति नहीं होती। जो संपर्क द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया विपरीत होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले 2 गोले लिए गए। अब क्या कि इस पर एक धनावेश छड़ लाई गई। ये दोनों क्या हैं, एक तरफ ए पे नेगेटिव हो गया और बी पर पॉजिटिव हो गया। इन्होंने अपने में साम्य स्थापित कर लिया था। अब क्या हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि इन्हें पृथक कर दिया। चूंकि एक दूसरे पर विपरीत आवेश है तो वापस अपने आप को आकर्षित कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर ये अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट कंडीशन आ जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे प्रेरण। अब क्या होता है बच्चों कि जब किसी विद्युत में छड़ को हल्की वस्तुओं के निकट लाते हैं, यह प्रभाव देखा होता है। छड़ वस्तुओं के पास वाले पृष्ठ पर विजातीय आवेश प्रेरित करते हैं और सजातीय आवेश वस्तुओं के दूर वाले भाग पर पहुंच जाता है। ऐसा तब भी होता है जब हल्की वस्तु चालक नहीं होती। यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसका स्पष्टीकरण हम चित्र 1.10 2.10 में किया गया। दोनों के आवेशों में केंद्र में कुछ पृथक्करण होता है। हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। बल का परिमाण आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करने के कारण आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। फलस्वरूप कागज के टुकड़े, सरकंडे की गोली आदि हल्की होने के कारण छड़ की ओर खिंच जाते हैं। अब ये क्या दिया है, प्रेरण द्वारा 2 गोलों के निकाय के आवेशनों के संबंधी प्रभावी संजीव चित्रण ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श के बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। जैसा कि चित्र 1.5 ए में किसी विद्युत रोधी धातु के स्टैंड पर कोई अनावेशित धातु का गोला रखा गया जिस पर कोई आवेश नहीं है। 1.5 बी में दर्शाए गए के अनुसार इस गोले के निकट कोई ऋणावेशित छड़ लाई गई, जैसे ये छड़ लाई गई है। गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूर जाकर दूरस्थ सिरे पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पास का सिरा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या हो जाता है, धनावेशित, यानी इसका जो दूसरा सिरा होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, पहला सिरा धनावेशित हो जाता है। अब क्या होता है कि जब गोले की धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाएगा तो आवेशों के वितरण की यह प्रतिक्रिया भी बंद हो जाएगी। अब क्या होता है, किसी चालक द्वारा गोले को भू संपर्कित कर दीजिए। इस इलेक्ट्रॉन भूमि में प्रभावित हो जाएंगे, जबकि पास के सिरे का धनावेश छड़ के कारण आकर्षण बल के कारण चित्र 1.5 सी में दर्शाए गए के अनुसार बंद रहेगा, ये जैसे दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि गोले को भू संपर्क तोड़ देंगे तो पास के सिरे पर धनावेश की बद्धता बनी रहती है। विद्युत में छड़ को हटा लेंगे तो अब क्या होगा, धनावेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। देखो यहाँ पर एक हमने ये लिया गोला, उसके बाद हम एक ऋणावेशी छड़ लाए। जब हम ऋणावेशी छड़ लाए तो क्या हुआ, यहाँ क्या होगा, ये लिया आपने, इस पर एक नेगेटिव जो है ऋणात्मक आवेश की एक छड़ लाए तो क्या होता है कि धनात्मक आवेश जो होते हैं वो आकर्षित कर लेते। मान लीजिए कि 1 कप जल का द्रव्यमान 250 ग्राम है, जल का अणु द्रव्यमान है आपका 18 ग्राम। तो इस प्रकार 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻23 जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 मोल में 18 ग्राम। ठीक है, अतः 1 कप जल में अणुओं की संख्या क्या होगी, जल का द्रव्यमान 250 है, एक अणु का 18 है तो 18 को 250 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अतः 1 कप जल में अणुओं की संख्या हो जाएगी और इससे 1 मोल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 से। जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होगा और 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होते हैं। कुल धन तथा कुल आवेश के परिमाण में समान होते हैं, इसलिए हम क्या लेंगे, 250/18 जो अणुओं की संख्या है इंटू ये तो है ही पूरी टोटल। अब क्या होगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अब तो ये हो गया, इसमें 10 आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन आ जाएंगे और आपका क्या आ जाएगा कुल तथा कुल ऋणावेश यानी ई की वैल्यू रख देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से वो कह रहा है कि यदि किसी पिंड में से 1 सेकंड में 10 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में जा रहे हैं, 1 कूलम आवेश के समय कितना लगेगा, सिंपल है यार, 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं, 10⁻19। 1 सेकंड में आवेश कितना जाएगा, Q बराबर NE, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 को 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
कर दिया जी, तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻10 कूलाम। अब 1 कूलाम आवेश संचित होने पर समय का आकलन हम कैसे निकालेंगे? 1 कूलाम को आप ये कहते हैं 1.6/10⁻10 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। पिंड में तो ये आ जाएगा आपका 6.25 × 10⁻19, ये जितना 198 वर्ष आ जाएगा। और आप यह भी जान लीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 सेंटीमीटर भुजा के तांबे के घन में लगभग 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय माता दी।